कहानी दिल्ली की एक व्यस्त सड़क से शुरू होती है। भारत कुमार अपने फटे हुए झोले के साथ एक मुशायरे से लौट रहे हैं। रास्ते में कुछ दबंग एक गरीब फल वाले की रेहड़ी पलट देते हैं। भारत कुमार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे उनका मजाक उड़ाते हैं। वे उनके चश्मे को पैरों तले कुचल देते हैं और उन्हें नाले के पास धक्का दे देते हैं। गुंडा कहता है, अबे ओ कवि, शांति की कविताएं अपनी जेब में रख, यहाँ ताकत बोलती है। भारत कुमार की आंखों में आंसू हैं। वे अपनी टूटी हुई कलम उठाते हैं और सोचते हैं कि समाज को शब्दों की से बारा। अपने मार्गदर्शक और मानस पिता प्रोफेसर विश्वामित्र के घर जाते हैं। प्रोफेसर एक महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मार्मल चिप, मिसाइल डिफेंस हैकिंग चिप बनाई है। तभी विनाश गिरोह का सरगना क्रूर अपने हथियार बंद दस्ता लेकर हमला कर देता है। वे प्रोफेसर को बंधक बना लेते हैं। भारत कुमार उन्हें बचाने के लिए एक कुर्सी उठाकर आतंकियों पर दौड़ते हैं, लेकिन एक आतंकी उन्हें अपनी मशीन गन की बट से सिर पर मारता है। भारत अधमरी हालत में फर्श पर पड़े हैं। उनके सामने प्रोफेसर की बेटी, जो भारत की प्रिय मित्र थी, को गोली मार दी जाती है। क्रूर भारत की देशभक्ति वाली कविताओं की डायरी को फाड़कर जलती हुई सिगरेट उस पर फेंक देता है। क्रूर का आखिरी वाक्य, भारत को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और तुम जैसे कीड़े तो बस रेंग सकते हैं। भारत कुमार अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गायब हो जाते हैं। वे हिमालय की तलहटी में स्थित एक गुप्त आश्रम शांति धाम पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी गुरुदेव से होती है। गुरुदेव उन्हें मर्म युद्ध, प्रेशर पॉइंट फाइटिंग और ढाल कला सिखाते हैं। भारत को जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है और गिरती हुई चट्टानों को केवल एक लकड़ी के तख्ते, ढाल का प्रारंभिक रूप, से रोकना पड़ता है। भारत अपनी इंजीनियरिंग और प्रोफेसर विश्वामित्र के पुराने नोट्स का उपयोग करके एक ट्रायंगुलर शील्ड, त्रिकोणीय ढाल तैयार करते हैं। वे इसमें वॉइस सेंसर और मैग्नेटिक पुल तकनीक फिट करते हैं। विनाश गिरोह ने प्रोफेसर को एक पुराने भूमिगत किले, अंडरग्राउंड बंकर में कैद किया है। वे भारत के रक्षा उपग्रहों को हैक करने ही वाले होते हैं। अचानक किले की बिजली कट जाती है। अंधेरे में एक चमकती हुई ढाल हवा में तैरती हुई आती है और मुख्य जनरेटर को तबाह कर देती है। तिरंगा ऊपर से छलांग लगाता है। उसका सूट केसरिया, सफेद और हरे रंग का है। आतंकी गोलियां चलाते हैं, लेकिन तिरंगा अपनी ढाल को इस तरह घुमाता है कि वो एक स्पिनिंग टॉप की तरह सारी गोलियों को हवा में ही काट देती है। वो अपनी ढाल के किनारे से आतंकियों के हाथों की नसें काट देता है। क्रूर प्रोफेसर के गले पर चाकू रख देता है। तिरंगा अपनी ढाल फेंकता है, जो दीवार से टकराकर क्रूर के हाथ पर पीछे से वार करती है। तिरंगा और क्रूर के बीच भीषण मल्ल युद्ध, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। तिरंगा अपनी ढाल के ऊपरी नुकीले हिस्से से क्रूर के कंधे को जाम कर देता है। तभी बेस में सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर चालू हो जाता है। तिरंगा प्रोफेसर को अपनी पीठ पर लादता है और अपनी ढाल को एक स्लेज की तरह इस्तेमाल करके मलबे के बीच से फिसलते हुए बाहर निकलता है। एक जोरदार धमाका होता है और विनाश का नामो निशान मिट जाता है। अगली सुबह भारत कुमार अपने दफ्तर में अपनी मेज पर सिर झुकाकर सो रहे हैं। उनका बॉस, संपादक, आकर मेज थपथपाता है। भारत, रात भर कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? देखो, शहर में तिरंगा नाम का कोई फरिश्ता आया है, उसकी खबर लिखो। भारत कुमार उबासी लेते हुए कहते हैं, जी सर, लिखता हूँ। पर सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कहानियां हैं? असल में तो कलम ही सबसे बड़ी ताकत है। बॉस के जाने के बाद भारत अपने झोले के अंदर हाथ डालते हैं। वहां खून और बारूद की महक वाली त्रिकोणीय ढाल छिपी है। भारत मुस्कुराते हैं और अपनी नई डायरी में लिखना शुरू करते हैं।